जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान के स्तर जो है बढ़ता रहे। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं क्लास की आकलन कार्यपत्रक संख्या 4 प्राप्त हुई है। 1 सितंबर 2021 की ये वर्कशीट है। ये जो आकलन कार्यपत्रक संख्या असेसमेंट वर्कशीट है, ये जो आपको ये जांचने परखने के लिए आती है कि आप जो है कितना सीख पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। तो इस वर्कशीट को आप जरूर कीजिए और अपने विषय अध्यापक को भेजिए, क्योंकि इस वर्कशीट का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके आधार पर आपको नंबर दिए जा सकते हैं। तो इस वर्कशीट को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस वर्कशीट को पढ़िए, समझिए और आप खुद से कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके, आप ये परख पाएँ कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए इस वर्कशीट को करते हैं, समझते हैं। आसान सी वर्कशीट है ये, सामाजिक विज्ञान की। ये राजनीतिक जीवन का जो आपकी बुक है उसके आधार पे है, पॉलिटी का है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। तो संसद, पार्लियामेंट के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो संसद जो है, भारतीय संसद जो इंडियन पार्लियामेंट जो है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। देखिए, जब चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो एक पार्टी, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उसमें से एक पार्टी जो जो बहुमत, जो कि पर्याप्त मत जिसको मिल पाते हैं, पर्याप्त सीटें मिल पाती है सरकार बनाने के लिए, उसको उसकी सरकार बनती है। और बाकी दल क्या कहलाते हैं? विपक्ष के दल कहलाते हैं। यानी कि जिसकी सरकार बनती है वो सत्ता पक्ष, और जिसकी सरकार नहीं बनती है वो विपक्ष कहलाते हैं। ठीक है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। तो गठबंधन सरकार यानी कि देखिए, जब पर्याप्त सीटें नहीं मिल पाती हैं सरकार बनाने के लिए, तो क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टियों को मिलाकर सरकार बनती है, जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्ष दल कहलाते हैं। यानी कि एक दल तो जिसकी सरकार बनी है वो बहुमत प्राप्त दल है, और एक जो दल जो है उनका जो विरोध करते हैं उसे क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दल जिसकी सरकार नहीं बनी है लेकिन उसने चुनाव में कुछ सीटें जीती हैं, वो भी लोकसभा में बैठते हैं। प्रधानमंत्री सत्ता पक्ष शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। तो जो प्रधानमंत्री जो बनता है वो जिसकी ज़्यादा सीटें होती हैं, या फिर जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री क्या होती है? सत्ताधारी पक्ष यानी शासन करने वाले पक्ष दल का क्या होता है? मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो उन्हीं में से, जो जीत के गए हुए होते हैं लोकसभा में, उन्हीं में से जो होता है मंत्रियों का चुनाव करते हैं। जैसे अन्य मंत्री, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या परिवहन मंत्री, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है, इस तरीके से अन्य संबंधित कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। और भी जो मिनिस्ट्रीज होते हैं और भी जो विभाग होते हैं, उनके मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से पैराग्राफ था और इसके कुछ क्वेश्चन हैं, समझते हैं, करते हैं। देखिए आप कितना समझ पाए हैं। इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, पहले आप खुद जवाब दीजिए। भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है। तो भारतीय संसद किनको मिलाकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा, या फिर राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, या फिर लोकसभा राष्ट्रपति, या डी ऑप्शन है हमारा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो भारतीय संसद, राइट ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है। संसद में जब बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुमत प्राप्त होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती है तो क्या होता है? एक दलीय सरकार बनती है, गठबंधन सरकार बनती है, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो जब बहुमत प्राप्त नहीं हो पाती है तो दो या दो से अधिक पार्टी जो होती हैं मिलकर सरकार बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार। तो बहुमत जब प्राप्त नहीं हो पाता है तो गठबंधन की सरकार बनती है। तीसरा, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है बताइए? शिक्षा मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री की, वित्त मंत्री की, उपरोक्त सभी। तो प्रधानमंत्री उपरोक्त सभी, इन तीनों की नियुक्ति जो है करते हैं, और अन्य विभाग के भी जो होते हैं मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। चौथा, संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? संसद में बहुमत प्राप्त यानी कि जिसकी सरकार बनी हुई है, उनका जो विरोध करते हैं वहाँ पर, तो उसको क्या कहते हैं? विपक्षी दल, शासक दल, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है?
ए विपक्षी दल। विपक्षी दल वे जो कुछ सीटें तो जीती है लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी है, जो जिसकी सरकार बनी होती है उसे शासक दल कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है। तो जो सरकार होती है, सरकार में सत्ताधारी दल यानी जिसकी सरकार बनी हुई है उसमें उनका मुखिया कौन होता है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। आगे जो क्वेश्चन है हमारे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में है, जिसमें आपको खुद से आपको लिखने हैं। तो चलिए करते हैं और समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, लोकतंत्र में जनता के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है। तो लोकतंत्र यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब आपको पता होना चाहिए तभी जवाब दे पाएंगे। तो जनता के फैसले का सम्मान कैसे किया जाता है, तो कारण पहला, लोकसभा में निर्णय व्यापक चर्चा के बाद लिया जाता है। लोकसभा में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो आपने देखा होगा बहुत सारी सीटें होती है, लोग बैठे होते हैं, चर्चा करते हैं, तो व्यापक चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता है। लोकसभा में जनता के हितों और मांगों को ध्यान में रखकर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो लोकसभा में जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो, तो उनके जो वो कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को उसमें सहमति होती है तभी निर्णय लिया जाता है, एक या दो लोगों की सहमति से निर्णय नहीं लिया जाता है। तीसरा, लोकतंत्र में जनता अपनी बात अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है। तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाती हैं जनता। फोर्थ को क्या है, लोकतंत्र में निर्णय संविधान के दायरे में लिया जाता है। जो संविधान है हमारा, जिसे राष्ट्रीय ग्रंथ भी कहते हैं, लोकतंत्र में संविधान के दायरे में रहकर निर्णय लिया जाता है। तो इस तरीके से जनता का निर्णय का सम्मान होता है। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका रही है। राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार नहीं, राष्ट्रवाद की भावना का जो प्रसार है उसकी किसकी भूमिका रही है। राष्ट्रवाद की भावना, आप खुद सोचिए कि आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है तो किन कारणों की वजह से है। तो वही कारण क्या है, महापुरुषों और शहीदों का बलिदान। जो हमारे महापुरुष और जो शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, बलिदान दिया है, उनके बलिदान ही हमारे लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है। अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीतियाँ। तो अंग्रेजी सरकार की जो शोषणकारी नीतियाँ हैं उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक इच्छा होती है, हमारे अंदर एक आग लगती है कि इस तरीके की नीतियाँ थी जिससे कि शोषण करते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक देशभक्ति भावना पैदा होती है कि हम कुछ करें अच्छा। थर्ड क्या है, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। तो शिक्षित मध्यम वर्ग यानी कि जो वर्ग तो जो था उस वक्त पे जब देश गुलाम था, तो उस वक्त क्या था, बहुत सारे लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। जब पढ़ लिख पाए तो वो और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना ने एक सही रूप लिया। समाज सुधारकों के द्वारा जनहित के लिए किए गए कार्य। जो समाज सुधारक जो थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हों, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने समाज में जो बुराइयां थे उसके लिए कार्य किया, तो उनके द्वारा भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना आती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, उच्च आदर्शवादी विरासत। तो आदर्शवादी विरासत जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हुई है, उससे हमें क्या होता है, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। जनता जब वोट डालती है तो उन्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी कोई जनता है, वोट का टाइम आता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो वोट डालने जाती है तो किन बातों का ध्यान रखती है जनता। तो हमें तो ध्यान रखना चाहिए, आसान सा सवाल है ये, हमें शिक्षित व्यक्ति को चुनना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि में समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, हमारा प्रतिनिधि ईमानदार विवेकपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार विवेकपूर्ण होना चाहिए, ईमानदार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार करेगा, विवेकपूर्ण नहीं होगा तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हमारे प्रतिनिधि को हमारी समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि जिसको हम जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो उसे हमारी समस्या का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हमारी समस्या हल होगी, वरना फिर जिताने का फ़ायदा क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे प्रतिनिधि में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि वो देश के लिए अच्छा कर पाए।
ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, 17वीं शताब्दी, ये शताब्दी कर लें इसे, शताब्दी शादी लिखा गया है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। जो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय भारत में आए थे वो किस तरीके से व्यापारी, पहले व्यापार करने आए थे, फिर बाद में उन्होंने राजनीतिक सत्ता को हथिया लिया और वो शासन करने लग गए, ठीक है। ये किस तरीके से कैसे हो पाया, यूरोपीय कंपनियों में अधिकार क्षेत्र के लिए, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी, तो अधिक अधिकार क्षेत्र के लिए आपस में लड़ाई हुई उन लोगों की, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी का दबदबा रहा। ब्रिटिश कंपनी जो है जीत गई, जैसे कि फ्रेंच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, तो इन सब, और ब्रिटिश कंपनी आई थी, तो इन सब में क्या हुआ, आपस में लड़ाई हुआ, जिसमें ब्रिटिश कंपनी का दबदबा रहा और वो लड़ाइयाँ जीतती चली गई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीयों में एकता का अभाव था, भारतीयों में एकता का अभाव था, एकता का यहाँ लगा लो, भाव तो था ही नहीं, अभाव था। भारतीयों में एकता का अभाव था, जाति धर्म में लोग बटे हुए थे, जाति धर्म में लोग बटे हुए थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, एक दूसरे को, एकता नहीं थी, जिसका लाभ यूरोपीय कंपनियों ने उठाया। मुगल वंश के पतन के बाद, जो मुगल वंश के पतन यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल वंश के शासक थे, पतन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फूट डालो राज करो की नीति सफल रही, जिससे राजनीतिक शक्ति बनना आसान हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई बड़ा सत्ताधारी बचा ही नहीं। 10वां क्वेश्चन, फूट डालो राज करो, ये समझ में आ गया, एक राजा को, छोटे राजा को दूसरे राजा से लड़ाइए और उसका फायदा उठाइए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाइए और फायदा उठाइए, तो इस तरीके से ये शुरू से चलता रहा है। प्रश्न 10वां, संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए। देखिए, संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें समूह सभी समुदाय के लोग जाएं, तो ऐसा क्या किया गया है, तो आरक्षण किया गया है ताकि सभी समुदाय के लोग वहाँ पर जाए, जो कमज़ोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो ज़रूर वहाँ पर जाए, उसके प्रतिनिधि वहाँ पर जाएँ, संसद में बैठें, जिससे कि अपनी बात रखें और जनता के हित के लिए कार्य कर सकें। पहला, संसद में सभी समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कुछ सीटें वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें आगे से, वर्तमान में संसद में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित है। तो इस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि समाज के पिछड़े हुए वर्ग जो है से भी लोग वहाँ पर जाएं और अपनी बात रखें। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपने समझा, हल किया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।